हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए है। और आपको इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए थे चैप्टर नंबर 2 में। अब उसी चैप्टर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर आपको 26 लेकर के आए हैं। और 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। संतृप्त विलयन को हमें समझाना है। तो क्या होता है संतृप्त विलयन? किसी विलयन में एक निश्चित ताप पर जब विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, यानी विलय को अगर और अधिक हम नहीं घोल सकते एक निश्चित ताप पर, तो अब ये कहा जाता है कि ये विलयन कैसा हो जाता है, संतृप्त विलयन हो जाता है। आप समझ रहे बात को? यानी किसी विलयन के भीतर अगर एक निश्चित ताप पर किसी विलय पदार्थ को अगर हम और ज़्यादा नहीं घोल पा रहे, तो समझ लीजिएगा विलयन कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कहता है, असंतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। असंतृप्त क्या होता है देखेंगे। जब विलयन को दी गई मात्रा में और अधिक विलय को घोला जा सकता हो। यानी कोई विलयन है, अगर विलयन में अगर हम और विलय घोल पा रहे हैं, जैसे आप पानी में चीनी है, हमने पानी में चीनी मिला दी, 1 चम्मच मिला दी और उसको मिक्स कर दिया, चीनी घुल गई ना। अब अगर हम 1 चम्मच चीनी और डाल दें उसमें, तो वो भी घुल जाएगी। तो ऐसा विलयन असंतृप्त रहता है, यानी जिसमें विलय पदार्थ घुलता जा रहा हो, समझ लीजिए उसको असंतृप्त बोल देते हैं। और जब विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तब संतृप्त होता है। राइट। तो ये हो गया असंतृप्त। अब आगे चलते हैं, अति संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं। तो अति संतृप्त क्या होता है, अति संतृप्त विलयन, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, तब उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी अगर विलयन के भीतर विलय पदार्थ की जो सांद्रता है वो संतृप्त स्तर से थोड़ी कम हो, तब ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की। ये क्या कहता है, अपकेंद्रण विधि में क्या होता है। यानी अपकेंद्रण विधि को समझाना है, ये समझ लीजिएगा अपकेंद्रण विधि में होता क्या है, ये बात हमें बतानी है। तो ठीक है, फिर अपकेंद्रण विधि में जब किसी मिश्रण को अत्यंत तीव्र गति से घुमाया जाता है, तो भारी कण पात्र की तली में बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, जिससे इन दोनों को पृथक बड़ी आसानी के साथ कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारी और हल्के कणों को पृथक करने वाली विधि को ही हम अपकेंद्रण विधि के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिएगा एक ऐसा मिश्रण है जिसमें भारी और हल्के दोनों कण मिले हुए हैं, ठीक है, और हमें उनको पृथक पृथक करना है, तब हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रही ना बात? ठीक हो गया। तो ये अपकेंद्रण विधि होती है। ठीक। तो अब आगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किन पदार्थों पर किया जाता है। यानी किन पदार्थों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग, या वर्णलेखन भी बोलते हैं भाई इसको, क्रोमेटोग्राफी को वर्णलेखन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे, जब कभी भी 2 मिश्रणीय पदार्थ, ठीक, कोई 2 मिश्रणीय मतलब दोनों द्रव भी हो सकते हैं, और वो इस तरीके से करके दोनों द्रव एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स हैं कि उनको किसी भी विधि द्वारा पृथक ना किया जा रहा हो, तब हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही हमने बताया। ठीक है, 2 अथवा 2 से अधिक द्रवों का मिश्रण में से प्रत्येक द्रव को पृथक करने के लिए जब आसवन विधि का प्रयोग न किया जा सके, या अन्य और किसी का प्रयोग न किया जा सके, तब इस आसवन विधि के स्थान पर क्रोमेटोग्राफी विधि या वर्णलेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे रक्त में मिले नशीले पदार्थ, रक्त में हमने नशीले पदार्थ मिले हुए, मान लीजिए खून में नशीला पदार्थ है मिला हुआ, तो उसको केवल हम कौन सी विधि से पृथक कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी यानी वर्णलेखन से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन। ठीक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। यानी कक्षा 9 में विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 2 हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।